यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का फरीदाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। एक नाबालिग पीड़िता जिसने आरोप लगाए हैं कि छांगुर बाबा के पास उसे ले जाया गया था और उसका धर्मांतरण कराने वाले कुछ आरोपियों के नाम बताए थे, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी कुछ लोग और ऐसे हैं जो इसमें गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या कुछ हुआ था, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीड़िता हैं और उनसे पूछते हैं आपको कब यहाँ पर से बहला फुसला कर ले जाया गया था, कौन लोग थे आपको ले जाने वाले? 2023 में हम मतलब 66 नंबर गली में रहते थे। उसके बाद हम गली में से कमरा खाली करके 65 नंबर गली में गए थे। 65 नंबर गली में गए तो बचपन से ही मैं छोटी से लेके बड़ी हुई तो 66 नंबर गली में हुई थी। तो 65 गली नंबर में मेरा आना जाना रहता था। उसके बाद 2-3 महीने बाद अप्रैल में आमिर का पूरा परिवार रहने आया था। आमिर का परिवार जब वहाँ पे रहता था तो कुछ दिनों बाद जब मैं उस गली में जाती थी तो उसकी बहन नेहा ने मुझसे दोस्ती करी थी। उसने अपना नाम नेहा खान नहीं बताया था, सिर्फ नेहा ही बताया था। नेहा बताने के बाद उसने धीरे धीरे जब मुझसे गहरी दोस्ती करना चालू करा तो अपने घर पर लेके गई मुझे। घर पर ले जाने के बाद जब मैंने देखा कि उनकी जो उर्दू में लिखा होता है सारा फ्रेम में, तो मैंने उससे पूछा आप मुसलमान हो? तो उसने बताया हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो कोई भेदभाव, मैंने कहा नहीं ऐसा हिंदू मुसलमान में मेरा कोई भेदभाव नहीं है। फिर उसने उसी दिन ही अपने भाई आमिर से मेरी मुलाकात करवा दी। आमिर से मुलाकात करवाने के बाद जब मैं उसके घर पे जाने आने लग गई धीरे धीरे, तो फिर उसने 2-4 दिन बाद बोला कि मेरे भाई से तुम दोस्ती कर लो। तो उसने नॉर्मली हमारी फ्रेंडशिप करवा दी। उसके 1 महीने बाद उसके पूरे आमिर ने और उसका पूरे परिवार हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर जाता है, जो कि कहता है कि चलो हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे चद्दर चढ़ाने सलाम करने, तुम भी चलो। कब की बात थी ये? ये 2023 की बात थी। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने कभी देखी भी नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ। तो जब मैं गई उनको देखने के लिए गई तो उधर इतने सारे मौलाना बैठे थे, पर उन्होंने मिलवाया मुझे एक मौलाना से। फिर नेहा ने और आमिर ने बताया ये है छांगुर बाबा। उन्होंने छांगुर बाबा बताया था। उन्होंने सलाम करा उन्हें, तो बोले कि ये ना बहुत बड़े हमारे पीर मुर्शिद हैं। फिर मुझसे भी सलाम करवाया। मुझसे सलाम करवाने के बाद तो नेहा ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये हमारे भाई की होने वाली वाइफ है। तो उन्होंने पूछा कि छांगुर बाबा ने कि ये हिंदू है या मुसलमान? तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो मेरी उम्र पूछते हैं तो आमिर बोलता है अभी इसकी उम्र है 15 साल। तो कहते हैं अच्छा इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। जन्नत नसीब करने के बाद फिर छांगुर बाबा बोलते पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद तुम इससे निकाह पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद वो आमिर को पर्सनल जगह पर ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद उसे मतलब कि ऐसे उससे हंस हंस के बातें कर रहे थे। उसे मतलब कि ऐसे उसकी पीठ थपथपा रहे थे और हाथ वाथ मिला रहे थे। मिलाने के बाद फिर जब आमिर मेरे पास में आता है तो बोलता है कि ना ये बहुत बड़े हमारे पीर मुर्शिद हैं, इनसे नसीब होता है मिलने का, और ये बहुत दूर दूर से आते हैं, इनसे सिर्फ एक बार ही मुलाकात होती है, उसके बाद इनसे मुलाकात बहुत करना मुश्किल है। फिर उसके बाद आमिर उनसे बोलता है कि मेरा काम थोड़ा वो चल रहा है एसी का, तो मेरे काम में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा तेरा काम भी हो जाएगा, जब तूने मेरा काम कर दिया तेरा काम भी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला तू ये हमारे इस्लाम के लिए अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने ऐसे बोला। उसके बाद वो उन्हें आमिर को पैकेट में कुछ सामान देते छांगुर बाबा, पर मुझे ये नहीं पता होता वो क्या देते हैं। उसके बाद वो मुझे पानी के गिलास में तावीज़ होता जो उर्दू में लिखा हुआ एक पर्ची थी फोल्ड करके, वो मुझे पिलाया। तो सब पी रहे थे, तो फिर उसकी बहन और नेहा और आमिर बोलते हैं कि हम भी तो पी रहे तू भी पी ले। मैंने कहा गंदा सा पानी लग रहा है। तो उन्होंने कहा हम भी पी रहे तू भी पी ले, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने वो पी लिया। उसके बाद छांगुर बाबा ने 2-4 मुझे तावीज़ जो थे वो बोले कि इसे ना तुम रोज़ डेली ना इसमें पानी डाल डाल के पीते रहना, इससे तुम्हारा दिमाग भी शांत होगा और तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो जाओगी। और फिर उन्होंने बोला कि इसे अपने पास संभाल के भी रखना तावीज़। तो जब मैं वो लेके आई घर पर, मैंने वो तावीज़ संभाल के रख लिए थे। छांगुर बाबा के पास कितना समय आप लोगों ने बिताया था? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा हमने बिताया था। आधे घंटे तक तो उन्होंने मेरे सामने बात की थी, फिर 15-20 मिनट आमिर के साथ बात करने लग गए थे। आपसे और क्या क्या बात कर रहा था छांगुर बाबा? उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए भी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। आमिर के लिए तो खुल ही गए हैं जन्नत के दरवाजे, उसके लिए सारे उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब वो तुमसे निकाह कर लेगा तो उसे एक हज का सवाब मिलेगा, एक उम्रे का सवाब मिलेगा, और उसके लिए मतलब कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, और उसके लिए पूरे जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा। और आपको उर्दू भी आती है अच्छी तरह इनके साथ रहने के? नमाज वगैरह इन्होंने जब
आमिर फिर क्या कहते हैं, जब आमिर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था तब 2024 में उसकी बहन मुझे एक हफ्ते बाद मतलब कि कॉल करके लेके जाती है ब्लैकमेलिंग करके, क्योंकि जब 2023 में छांगुर बाबा के बाद मिलने के बाद 1 महीने बाद आमिर अपनी भाभी घर लेके जाता है गोची में ले जाने के बाद वहाँ पे वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता अपनी बहन के सामने। और जब मैं उससे लड़ती हूँ तो उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो ये आम बात हो गई है। जब वो अपनी बहन के साथ मेरे साथ गलत काम कर लेता है तो उसकी बहन वही फ़ोटो वीडियो क्लिक कर लेती है और बोलती है कि भैया इसे संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। काम आने वाला। उसके बाद आमिर मुझे उसी फ़ोटो वीडियो से ब्लैकमेलिंग कर करके जगह जगह बुलाता था। कभी रूम पर लेके जाता था तो कभी किसी घर बुलाता था, कभी पार्क में बुलाता था, मेरी गली के चक्कर काटता था। उसके बाद 2024 में जब आमिर 28 फरवरी को मेरे घर के नज़दीकी रूम लेता है सेक्टर 22 में, संजय कॉलोनी में ही, तो वहाँ पे वो उसी फ़ोटो वीडियो से मुझे ब्लैकमेलिंग करके 14 मार्च तक बुलाता है। लेकिन जिस घर में वो रहता है वो मकान मालिक जो मेरे चाचा का दोस्त होता है, पर हमें पता नहीं होता। उसके बाद मेरे चाचा को इन्फॉर्मेशन देता मकान मालिक कि तेरी भतीजी यहाँ पे रोज़ आती है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है, तो उनका अब की बार आया तो मुझे बताना। बताने का उसी दिन रात को मेरी मम्मी, मेरी फैमिली और कुछ लोग हमें पकड़ लेते हैं। उसके बाद उससे मतलब वो 112 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस थाने लेके जाते हैं। फिर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, सब मुझसे पूछते उसने कुछ करा, मैं कुछ बताती नहीं हूँ डर के मारे। फिर मतलब बजरंग दल वाले भैया को कॉल करते हैं, वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट की, तो वो जेल चला जाता है। उसके एक हफ्ते बाद उसकी बहन मुझे कॉल मैसेज करती है इंस्टाग्राम पर, धमकी देने लग जाती है कि तेरी फ़ोटो वीडियो हमारे पास है, हमारा भाई तेरी वजह से जेल गया है, अगर तूने इसके हक़ में बयान नहीं दिए तो हम तुझे मार डालेंगे, तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे। तो जब मैंने बोला मेरे घर वाले मुझे इसके खिलाफ़ गवाही नहीं देने देंगे, बयान नहीं देने देंगे इसके हक़ में, तो उसने बोला कि चलो मेरे साथ चलना। फिर 5 अप्रैल 2024 को नेहा मुझे मंडी हाउस बुलाती है मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से वो मुझे पहले लेके जाती है जुमा मस्जिद, फिर नागलोई के कमरुद्दीन नगर लेके जाती है। पहले नागलोई 2 महीने रखती है अपने पास, फिर 4 महीने रखती है। 2 महीने जब उसने अपने घर पर रखा था तो वहाँ पे आता था नवाब खान जो पुलिस में था, रोहिणी में रहता था। उसके बाद जब वो आता था तो बताते थे कि मेरा मुँह बोला जीजा मेरे मामा की लड़की का हस्बैंड है। उससे वो हंसी मजाक करता था। फिर वो मुझसे भी धीरे धीरे मतलब हंसी मजाक करने लगे कि तू तो हमारे साले की होने वाली है, बीवी बनने वाली है। कंधे पे हाथ रखता था, मतलब कमर वमर पे हाथ रखने लग गए थे, तो मुझे गंदा सा महसूस होता था। उसके बाद फिर 4 महीने मुझे उधर नवाब खान के घर पे रखा था, पुलिस वाले के घर पे। और कहती थी कि अगर किसी को पता भी चला ये हमारे पास है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि क्योंकि हमने पुलिस वाले घर पे रख रखा है। फिर जब उसके बीवी बच्चे बाहर चले जाते थे तो वो भी मुझे ऐसे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम करता था। नवाब खान। हाँ जी, नवाब खान। फिर उसके बाद वो 2 महीने लगती है मुझे नागलोई के कमरुद्दीन नगर में। फिर नवाब खान के घर पर रखा तो नवाब खान के जब बीवी बच्चे बाहर चले जाते थे तो वो भी मेरे साथ गलत काम करता था, ब्लैकमेलिंग करता था कि नेहा ने मुझे तेरी फ़ोटो वीडियो सब दिखा दी है, अगर तूने किसी को बताया तो मैं भी ये वायरल कर सकता हूँ और तेरे को मार डालूँगा। उसके बाद नेहा नवाब खान के घर से ले जाने के बाद नेहा और नवाब मुझे दिल्ली के नागलोई कमरुद्दीन नगर में रखते हैं। वहाँ पे रखने के बाद फिर नेहा नवाब मुझसे मिलने आते थे, वहीं पे मेरे सामने बैठ के ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और मेरे सामने दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। और मुझसे मतलब ज़बरदस्ती मीट बनवाते थे, मछली तलवाते थे, भैंसे का मीट बनवाते थे, बकरा वगैरह ऐसा बनवाते थे। आपको उन्होंने और क्या-क्या सिखाया? क्या नमाज़ भी पढ़वाई और कुछ और चीज़ें जो? उसके बाद नेहा ने मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाया। जब मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे मारती थी, पीटती थी कि तुझे हमारे धर्म में रहना तो तुझे ये सब सीखना पड़ेगा। उर्दू की जो भाषा होती थी मुझे हिंदी में लिख लिख के देती थी, वो मुझे ट्रांसलेट करके उसे सुनाना पड़ता था। सुनाने के बाद फिर उसने मुझे भैंसे का मीट खिलाया था। अच्छा। उसके भैंसे का मीट खिलाने के बाद उसने मेरी हिंदू नाम पहचान छुपाकर वहाँ पे मेरा नाम रखा था आयत हुसैन। और अच्छा। उसके बाद उसने मेरे हाथ पर एक फातिमा नाम का टैटू बनवा दिया। कहाँ पर बनाया था आपके हाथ में? दिखाइए ज़रा। अच्छा। ये क्या कर इसने बनाया था इसको? कहती थी कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा आई है हमारे हुजूर की, अगर तुम इनका नाम गुदवाओगी अच्छा, तो। इसमें फ़ातिमा लिखा हुआ है। हाँ जी, फातिमा। अच्छा, फिर? उसके बाद कहती थी कि इस अगर तुम इन वो आपको अपने पास रखा था उन्होंने, तो आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी? क्या नमाज़ पढ़वाते या कुछ और चीज़ें भी आपको बताई थी? हाँ जी, मुझे नमाज़ पढ़ना उसने सिखाई थी। अपनी उर्दू में की जो भाषा थी वो कलमे आयत वगैरह लिख लिख के देती थी। और लिख लिख के देने के बाद वो मुझे मतलब कि उसने 15 दिन में पूरी नमाज़ सिखा दी, सुनती थी। और ना सुनाने पे मुझे मारती थी, पीटती थी। और वो हमेशा यही बोलती थी तेरी तेरी वजह से मेरा भाई जेल में गया है,
मारती पीटती रहती थी। और फिर उस मतलब कि उसने मेरी हिंदू नाम पहचान छुपा के मेरा नाम आयत हुसैन रख दिया था। और मेरे पैरों में बिछिया पिना दी, चूड़ी पिना दी और पायल पिना दी थी और बोलती थी यहाँ पे तू शादीशुदा बताइए अपने आप को। और मेरे हाथ पे उसने फातिमा नाम का टैटू गुदवा दिया। फातिमा नाम का टैटू बनाया था, हाँ जो जी। ये आपके हाथ में कहाँ पर, नगलोई में बनवाया था इसने ये? हाँ जी, ये नागलोई में बनवाया था। अच्छा, ये फातिमा आपको इसमें लिखा गया है, क्या मतलब बता रही थी इसका? कहती थी ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, ये हमारे हुजूर की बीबी फातिमा है। अगर तुम इनका नाम गुदवाओगी तो तुम्हारे अंदर ना वही अदब आएंगे जो इनके अदब है। तुम 5 वक्त की नमाज ही बनोगी, हर चीज़ तुम्हें मतलब कि पूरे इस्लामिक अदब आएगा। उसके बाद वो दो मतलब कि नवाब भी आता था, तो नवाब भी ड्रिंक करता था मेरे सामने, नेहा भी ड्रिंक करती थी, सिगरेट पीते थे और मेरे सामने संबंध बनाते थे। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में 12 सेक्टर में मुझे बुरखे में लेके गए थे नवाब, नेहा और उसके माँ बाप। बुरखे में ले जाने के बाद वहाँ पे मेरी गवाही करवाते हैं अपने भाई के पक्ष में दबाव में। और पूरे रास्ते बोलते जाते हैं कि अगर तूने वहाँ पे मुकरी हमारे भाई के पक्ष से हिली तो तेरी फ़ोटो वीडियो ना सोच हम कोर्ट से ही वायरल कर देंगे और तुझे भी मार डालेंगे, तेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो ये बुरके में लेके जाते थे आपको कोर्ट में? मुझे पूरे बुरखे में ही रखते थे। कितनी बार लेकर गए थे कोर्ट? मतलब कि इन्होंने कम से कम 4-5 वकील चेंज कर लिए थे। तो 4-5 वकीलों से जब मिलवाते थे तो बुरखे में ही लेके जाते थे कोर्ट में। छांगुर बाबा से उसके बाद कभी संपर्क हुआ आपका? उसके बाद तो कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर जब मेरी गवाही हो गई थी तो नेहा जब मुझे अपने घर लेके चली गई, उसके बाद उसने मुझे द्वारका सेक्टर 10 में रखा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहाँ पे आमिर का बाप अबरार हुसैन और नवाब खान दोनों बातें करते थे कि हम 2047 में भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे। और बोलते थे कि और फिर मेरे साथ भी उसके पापा बदतमीज़ी करते थे, ऐसे छेड़छाड़ करते थे अजीब तरह से, मतलब बोलते थे। और मेरे से रोज़ डेली नमाज़ सुनते थे और उसके घर में कुरान शरीफ पढ़ते रहते थे और मेरे को सुनाते रहते थे। और 5 वक्त की अपने साथ नमाज़ पढ़ाते थे, बोलते थे कि तू हम दुआ कर कि हमारा भाई छूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तस्बीह पढ़ाते थे, वज़ू करने का तरीका सिखाया था, गुस्ल करने का तरीका सिखाया था। उसके बाद फिर जब मैं उसके घर पर रहने लगी तो सुबह नेहा मुझे बुरखे में लेके जाती थी और रात को 2-3 बजे लेके आती थी वो। फिर उसके बाद वो मुझे स्पा सेंटर ले जाने लग गई। स्पा सेंटर ले जाने के बाद वो 15 दिसंबर तक मुझे ले जाने लग गई। फिर 17 दिसंबर को आमिर के बेल के ऑर्डर आ जाते हैं, तो फिर 18 तारीख को जेल से आता, फिर वो भी आके मेरे साथ गलत काम करता, संबंध बनाता। संबंध बनाने के बाद फिर वो मतलब मुझे मारता पीटता 2 दिन तक लगातार, रोज़ डेली सुबह शाम सुबह शाम। और जब मेरे घर वाले पुलिस वालों के साथ मुझे लेने आए थे तो भी उस दिन उसने मुझे मारा पीटा था। अच्छा, जिस दिन पुलिस आई थी आपको लेने के लिए या आपको छुड़ाने के लिए, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे, कितने बजे था समय? उस समय रात के बजे होंगे 11-12 बज रहे होंगे। हम्म, 11-12 बजे तो मैं बुरखे में थी। हम्म, मैं बुरखे में थी और मतलब कि ऐसे शॉल वॉल ओढ़ के घूम रही थी, क्योंकि जब उस समय पे आमिर ने मुझे मारा पीटा था। मारने पीटने के बाद मैं ऐसे टहल रही थी हम्म। इस वजह से। जब पुलिस पहुंची तो आपको राहत की सांस मिली? तो मुझे रात के साथ इन्होंने मुझे गेट के पीछे छुपा दिया था, हम्म। कहते कि लड़की हमारे घर नहीं है, हमारे घर पर नहीं है। फिर पुलिस वालों ने जब पूरी छानबीन करी तो मैं गेट के पीछे मिली थी। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हो कि जिस तरह से आपका धर्मांतरण किया, आपको सारी चीज़ें सिखाई गई, अब आप अपने परिवार के पास वापस लौट गए हो? मतलब कि यही कहना चाहती हूँ कि छांगुर बाबा के खिलाफ़ और इन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने मतलब मेरे साथ गलत करा था 15 साल से, मतलब 15 साल के अब 2023 से भी 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए इस बात को, अब जुलाई चल रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने जो दूसरा मुकदमा करवाया है उस पर आमिर और नेहा अरेस्ट हो चुके हैं। बस 2 जने बचे, नवाब खान बचा जो कि पुलिस वाला, और उसका बाप अबरार हुसैन बचा है। ये दोनों बचे हुए हैं। तो ये पीड़िता जिसने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर खुलासा किया छांगुर बाबा की उस हकीकत का, क्योंकि धर्मांतरण का वो मास्टरमाइंड है और धर्मांतरण के इरादे से ही दिल्ली में भी वो रहता था। उसके कई सारे ऐसे नेटवर्क के जो हिस्से हैं वो दिल्ली में भी हैं, और इसी वजह से इस पीड़िता ने बताया है कि कैसे छांगुर बाबा ने उसको अपने पूरे ताबीज़ या फिर तंत्र मंत्र से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। वहीं साथ ही जो आरोपियों की अब तक अरेस्टिंग हुई है उन लोगों ने उसके साथ किस तरह का भेदभाव किया, ये सारी चीज़ें इसने खुलकर बताई हैं। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी तफ्तीश कर रही है।